मैं आता हूँ राजेश जी के पास। मैं आपसे वही पहले तो जिक्र करूँगा उसी ट्वीट का जो मैंने आपको आरंभ में दिखाया था, और फिर जो मुद्दे उठाए हैं आइडियोलॉजिकल कन्फ्यूजन के, उनके बारे में आज आपका एक लेख भी आया, मैंने उसको ट्वीट भी किया था। जी। तो आप क्या कहते हैं? वो जो ट्वीट उनका है और जिसमें जो पोस्टर उन लोगों ने डाला है उसका बड़ा बुरा रिएक्शन है एक्चुअली। लोगों ने ट्विटर पे भी बहुत ज्यादा उसको क्रिटिसाइज किया है और बार बार लोगों ने यही कहा है कि योगी जी का भी आप डाल देते उसके अंदर। तो कभी कभी क्या होता है कि संगठनात्मक स्तर पे इन लोगों को लगता है कि एक कोई नेता है, वो उसकी महत्वाकांक्षा को बलवती नहीं करना है। लेकिन पहले भी आपके कार्यक्रम में कह चुका हूं संजय जी, मोदी जी के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही किया जाता था। पूरा प्रयास रहता था केंद्रीय नेतृत्व का कि इनको एक सीमा से आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, और केंद्रीय नेतृत्व में उस समय प्रमोद महाजन जैसे लोग बैठे हुए थे और इन लोगों की अपनी एक अप्रोच था। लेकिन क्या ये लोग रोक पाए लोग क्या मोदी जी को? वैसे ही अगर योगी जी को इनको ऐसा लगता है कि उनको बैकड्रॉप में डाल के और किसी तरह से उनको रोक लेंगे तो वो संभव नहीं है, और ये इनको करना भी नहीं चाहिए। तो इसका बहुत बुरा रिएक्शन हुआ है लोगों के मन के अंदर। बड़ा लोगों को नाराजगी है, कार्यकर्ताओं को बहुत नाराजगी है कि कोई एक अच्छा परफॉर्मिंग नेता है, और वो दो ही नेता इस समय है ना जो अपने अपने प्रदेश को संभाल पा रहे हैं किसी तरह से देखा जाए तो। बाकी जो इनके और जो नेता हैं, चाहे गुजरात हो चाहे हरियाणा हो, ये लोग अपने प्रदेश को कहाँ संभाल पाते हैं? उनको तो हमेशा मोदी जी के लाठी की आवश्यकता पड़ती है, उनके संबल की आवश्यकता पड़ती है। ये दो नेता अपने आप एक उभरते हुए सितारे हैं जो राष्ट्रीय हिमंता बिश्वा शर्मा और योगी जी, और जो राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है, जिनकी जिनकी नेतृत्व क्षमता के बारे में लोगों ने जाना है, समझा है और उनको स्वीकार करना शुरू किया है। उनको आप नीचा कैसे दिखा सकते हैं? तो ये अगर एटीट्यूड रहेगा केंद्रीय नेतृत्व का, उनकी ये भावना अगर ऐसे करके चलेगी कि नहीं हमें ऐसे नेताओं को इस तरीके से आगे नहीं बढ़ने देना है, तो उसके बड़े भयंकर परिणाम होंगे और उसके लिए ये बहुत बड़ी गलती होगी। और देखिए, संघ की परिपाटी में ये पहले ये परंपरा नहीं रही थी। संघ की परिपाटी में लोग जो प्रचारक थे वो चुनते थे, खोजते थे कि ऐसा कोई नेता मिले, चाहे वो विद्यार्थी छात्र राजनीति के क्षेत्र में हो या किसी भी राजनीति के क्षेत्र में हो, वो ढूंढते थे ऐसे ब्रिलियंट लोगों को। उसी उसी ढूंढने के दौरान जो है उन्होंने डिस्कवर किया मोदी जैसे व्यक्ति को। तो उस परिस्थिति में अगर ये चाहें कि ये सब करके कि, और लोगों के मन में है वो इतना स्पष्ट हो जा रहा है, इतनी मूर्खता इन्होंने की है इसको डाल के कि लोगों के मन में ये लगता है कि हर चीज में मोदी जी का नाम ही लोग को डालना चाहते हैं। कहीं किसी को श्रेय मिलना चाहिए, दे दीजिए, समस्या क्या है? तो उसमें आपका बड़प्पन झलकेगा। तो इन्होंने मोदी जी के व्यक्तित्व के ऊपर जो है एक परछाई डाल दी है इस तरह के ट्वीट करके और इस तरह से प्रचार करके। ये इसका बड़ा बुरा रिएक्शन है लोगों के मन के अंदर। एक तो ये है, और दूसरा जो मैंने वो लेख लिखा है, तो लेख जो अभी कहा वीरेंद्र जी ने, वो उसके आधार पर मैं वही बात उस लेख में भी है कि इनके अंदर जो है आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन रहा पूरा, और मैंने उनको कहा कि वो रडरलेस थे। अब कैसे स्पष्ट होता है कि रडरलेस थे? आप जब भी कोई चुनाव लड़ने जाते हैं, आपके पास मुद्दे होते हैं, आपका एक एजेंडा होता है, आपका एक कन्विक्शन होता है, उसको लेके आप चुनाव लड़ने जाते हैं। आप चुनाव इसलिए थोड़ी लड़ने जा रहे हैं कि मजबूरी है जनता की कि आपको चुन ले। चुनाव आप इसलिए लड़ने जाते हैं, जब अपनी बात कहते हैं जनता से तो आप उसके लिए कुछ करने वाले हैं, उसको बड़े कन्विक्शन के साथ अपनी बात रखते हैं उसके सामने। यहां देख पूरी तरह से कन्विक्शन का अभाव था। जो भाषण सुने आप, अगर मोदी जी के भी भाषण सुने, तो उसके अंदर सिवाय इसके कि वो गिना देते थे कि हमारी ये सुविधाएं, और जो लगातार चल रहा है, जैसे कि जो वीरेंद्र जी भी अपने अन्य कार्यक्रमों में कहते रहते हैं कि जो लाभार्थी समाज जो है, तो उसके लिए वो सारा आप गिनाते रहे। इसके आगे अचानक जो कुछ आपने अपने ट्रैक चेंज किए, जैसे कि जब इन्होंने बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात आई तो उन्होंने ट्रैक अचानक चेंज किया और उसके बारे में बात करने लगे। और जब भी वो करते हैं ऐसा, जब भी बीच चुनाव के कैंपेन के दौरान, जिस समय भी नरेंद्र मोदी जब ये इशू खड़ा करते हैं, औरंगजेब की बात करने लगेंगे, वो बजरंग बली की बात करने लगते हैं, तो मेरे मन में पहला अंदेशा हो जाता है कि ग्राउंड लेवल पे चीजें ठीक ठाक नहीं है। मैं पहले समझ जाता हूं, पहले भी आपके कार्यक्रम में कह चुका हूं संजय जी, बार बार इस तरफ मैंने इंगित किया है कि मैं समझ जाता हूं कि गड़बड़ है।
और जब वो गड़बड़ हो जाती है इसके बाद जो ये शुरू करते हैं इसको, ठीक है, अगर आप पोलराइजेशन की बात कर रहे थे, देखिए कहीं भी बिना पोलराइजेशन के बीजेपी नहीं जीतने वाली है, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, बिना उस पोलराइजेशन के, बिना हिंदू एकता के बीजेपी नहीं जीतने वाली है, तयशुदा बात है। अगर बीजेपी के मन के अंदर ऐसी कोई थोड़ी भी धारणा है कि बिना उसके ये जीत जाएगी केवल विकास के नाम पर और केवल अपने लाभार्थी योजनाओं के नाम पर, नहीं जीतने वाली, असंभव है। क्योंकि जो लाभार्थी हैं वो आज भी जो है धर्म के नाम पे बढ़ रहे हैं, लाभार्थी जो है अभी भी जाति के नाम पे बढ़ रहे हैं, वो सारे लाभार्थी थे ना, फिर भी एक तगड़ी लड़ाई दी ना उन सबों ने पिछले 2019 के चुनाव में, 55 सीट पे आप आ गए। कारण यही था कि सब उन आधारों पे बंटते हैं। वैसे ही हुआ कर्नाटक में भी, जाति के आधार पे तो बंटवारा हो गया ना वहां पे। इसके बाद जो, और जब आपके सामने वाले का स्ट्रेटेजी बड़ी निश्चित है, उसकी रणनीति एकदम स्पष्ट है, उसमें कहीं उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है, कांग्रेस की हो या अखिलेश यादव की हो या सिद्धारमैया की हो या किसी की भी रणनीति देखिए तो उनकी रणनीति बड़ी स्पष्ट है। उन्हें एक मुश्त मुसलमानों का वोट चाहिए, यानी कि 90% हम ले लेंगे मुसलमानों का वोट, उनकी पहली रणनीति ये होती है। और दूसरी तरफ हम हिंदुओं के वोट को क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, भाषा के नाम पे बांटेंगे, दूध के नाम पे बांटेंगे। उस रणनीति में एक और नया न्यूआंस आ गया है, वो गुजरात का नाम ले लेके बात करने लगे हैं। जैसे कि तेजस्वी यादव जो है बात करते हैं गुजराती गुजराती गुजराती, तो अब तो वो इस बात में भी बांटने का प्रयास कर रहे हैं कि गुजराती और बिहारी भी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है कि हिंदुओं को बांटना है और मुसलमानों का एक मुश्त वोट लेना है। उसके लिए जो भी स्ट्रेटजी, जो भी रणनीति हमें बनानी है, उनके जितने रणनीतिकार है, जो प्रशांत किशोर है, वो 2-4 नाम और आ रहे हैं, ये जो कर्नाटक के की ये नए रणनीतिकार पैदा हुए हैं, उनकी रणनीति कुछ नहीं है। और जो शुरू में कैम्ब्रिज एनालिटिका के जो रणनीतिकार आए थे, उनकी भी रणनीति यही थी कि हिंदुओं को बांटना है, मुसलमानों को एकजुट करना है। उसी रणनीति ने इन लोगों को फायदा कराया है, चाहे वो बंगाल हो या कहीं भी हो। और कोई रणनीति उनकी काम करती नहीं है, उनको पता है इस बात का। तो आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? आपकी रणनीति होनी चाहिए कि आप हिंदुओं को जोड़ें। अगर जाति की समस्याएं हैं वहां, वो कलिंगा को आपको साथ लेके चलना चाहिए था, उनको जोड़ने की आपकी इच्छा थी, सब कुछ था, तो आप 3-3.5 साल वहां रहे, प्रयास करते उसके लिए लगातार। अब बार बार, जैसे कि मैंने उसमें अपने लेख में उद्धृत किया है कि बार बार आप बोलते हैं पन्ना प्रमुख। अरे तुम्हारे पन्ना प्रमुख क्या कर रहे थे? कम से कम वही आपको सही फीडबैक देते, उसके आधार पे आपने निर्णय किए होते किसको टिकट का बंटवारा करना है, क्या भाषण में बोलना है, क्या लोकल मुद्दे उठाने हैं, क्या राष्ट्रीय मुद्दे उठाने हैं। आप कम से कम उसी फीडबैक का इस्तेमाल करते हैं। वो तो छोड़िए, आप सारे लोग फीडबैक देते रहते हैं, वीरेंद्र जी फीडबैक देते हैं, आप फीडबैक देते हैं, दुनिया भर के यूट्यूबर्स फीडबैक देते हैं, ब्लॉगर्स फीडबैक देते हैं। कभी उन्हीं फीडबैक्स का इस्तेमाल कर लीजिए। ट्विटर पे सामान्य लोग, मेरे जैसे सामान्य लोग, वो फीडबैक देते रहते हैं, इनको टैग कर करके लिखते रहते हैं भैया ये गड़बड़ है। तो मुझे निश्चित है कि कर्नाटक के कितने जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग जुड़े रहे हैं संगठन से, हमेशा समर्थन देते रहे बीजेपी को। एक डॉक्टर है वहां, उनका ट्विटर पर मैं देखता था, तो वो लोग फीडबैक लगातार दे रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं। जमीन से कब कोई आवाज उठती है तो आपको सुनाई नहीं पड़ता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और आपको लगता है कि आप अपनी स्ट्रेटेजाइजिंग कर लेंगे। मान लीजिए रूरल बैकग्राउंड, रूरल एरियाज में ये बुरी तरह आ रहे हैं, उसमें मान लीजिए कुछ ऐसे नेता थे जो जिनकी उन क्षेत्रों में पकड़ थी, उन्होंने किसी आधार पर रेकमेंड किया होगा आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी को कि इन लोगों को टिकट दिया जाए। आप उठ के, आपके दिमाग में एक जो शिगुफा चल रहा है कि हमने गुजरात में कर दिया, नए लोगों को खड़ा कर दिया, हम चुनाव जीत गए, हमने ओवरराइड कर लिया एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को, हमने ओवरराइड कर लिया करप्शन के फैक्टर को। ये स्ट्रेटजी, ये रणनीति अगर आपके दिमाग में चल रही थी तो फिर वो कहां से चल रही थी? आपका तो एक घिसा पिटा लीक पे ही चल रहे थे ना। और वहां से जो फीडबैक जमीन से मिल रहा है, जो व्यक्ति कह रहा है कि ये लोग जीत सकते हैं, उन नामों को आप काट दे रहे हैं। क्यों काट दे रहे हैं? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। जो फीडबैक, जो ग्रास रूट्स फीडबैक है, वो जाता नहीं ऊपर। मैं बार बार, ये लोग पन्ना प्रमुख की बात करते हैं, मैं मलाड में रहता हूं, वो लेख में भी यही लिखा है मैंने, एक बार भी कोई पन्ना प्रमुख हमारे घर पे नहीं आया है दरवाजा खटखटाने। मेरे घर पे भी कोई नहीं आया आज तक। हाँ, मेरे घर पे भी नहीं आया आज तक कोई। कौन है ये पन्ना प्रमुख? और ये पन्ना बात कर रहे हैं, एक पन्ना प्रमुख के पास 20 लोग होते हैं और उसके बाद भी आज तक 3 लोग यहाँ बैठे हैं, तीनों के यहाँ कोई नहीं आया। तो ये सिर्फ क्या प्रचार की बात है या वास्तव में ग्राउंड पर है कुछ? ये कहीं कुछ ग्राउंड पे नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपसे।
कहीं कुछ ग्राउंड पे नहीं, इन्होंने पन्ना प्रमुख को ट्रेनिंग तक नहीं दी है, ये उनसे बात भी नहीं ठीक से करते होंगे। ये जो नेतृत्व की स्थिति है, विशेष रूप से जो केंद्रीय नेतृत्व की स्थिति है, ये लोग तो पूरी तरह से कहीं किसी दूसरी दुनिया में रह रहे हैं, वो स्पष्ट नजर आ रहा है। अगर दूसरी दुनिया में नहीं रहते तो फिर आप बीच चुनाव के आपकी रणनीति कैसे चेंज हो जा रही है? जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप सन्नद्ध होकर अपनी सेना के साथ चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, आपके अंदर एक कन्विक्शन होना चाहिए, सेना को उत्साह दिलाना चाहिए, जनता को उत्साह दिलाना चाहिए। कितने इनके भाषणों में लोग उत्साहित हो रहे थे। जब उत्साहित नहीं होगी जनता, तो जनता जो है मतलब जनता जो है चुपचाप घर बैठ जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, हर चुनाव के अंदर उत्साह होना चाहिए लोगों के अंदर। तो आप तो उस उत्साह में पानी फेर देते हैं। आपने राजा सिंह का उदाहरण दिया वीरेंद्र जी, आप उनको निकाल देते हैं। क्या मानसिक स्थिति होती है कार्यकर्ता की कि एक आदमी लड़ने वाला है, इकलौता एमएलए है, लड़ रहा है वहां जमीन पे, सारे गुंडों से, बदमाशों से, जिहादियों से वो अकेला लड़ रहा है, और आपने उसको जीता था वो अकेला पिछले चुनाव में, अकेला एमएलए। उसी के अंदर नुपुर शर्मा के साथ हुआ। तो आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े नहीं होते। अरे कम से आज स्थिति यह है कि एक विचारक व्यक्ति जैसे कि दीपक, अपने साई दीपक है, वो भी खड़े हो जाते हैं। किसी ने एक कार्यक्रम में देख रहा था, उसमें किसी ने क्रिटिसाइज करने की कोशिश की, ये जो अपनी साध्वी हैं जो भोपाल से जीती हैं, साध्वी प्रज्ञा, किसी ने क्रिटिसाइज करने की कोशिश की तो उसको भी डिफेंड करने के लिए साई दीपक तैयार थे। आप डिफेंड नहीं करते हैं, आपको अपनी इमेज की इतनी चिंता है। अरे आपकी इमेज भाड़ में चली जाएगी। अगर राष्ट्र पहले है और पार्टी बाद में है, व्यक्ति उसके बाद में है, तो ये क्या हो रहा है? ये राष्ट्र अगर पहले है तो राष्ट्र जो है, हिंदू एकता के बिना ये राष्ट्र बचने वाला नहीं है। तो फिर हिंदू एकता भी पहली है। वो सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उसको आप छोड़ के भाग नहीं सकते। आप भागेंगे तो जनता आपको छोड़ के हटा देगी। और एक सबसे बड़ी समस्या इनकी ये होती है कि जब भी कोई, अब ये लोग जो भी एनालिसिस करें, जिनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब भी चुनाव का रिजल्ट आ जाता है और जीत जाते हैं, तो ये कभी भी जो मूल कारण है उनकी जीत का, वो कभी समझ ही नहीं पाते। उनको लगता है कि मूल कारण यह है कि बहुत बढ़िया भाषण दे रहे थे मोदी जी। अरे भाई, मोदी जी का भाषण सुन कौन रहा था? मोदी के नारे लग रहे थे, मोदी जी अपना बोले जा रहे थे, मोदी जी का भाषण कोई सुन नहीं रहा था। जनता जो है उनको एक आइकॉन बना के आगे करके चल रही थी। ये हिंदू एकजुटता के कारण ये 2014 में भी जीते हैं, 2019 में भी जीते हैं, और 2024 में भी जीतेंगे। उसी कर्नाटक में जीतेंगे। लेकिन मोदी जी अपने व्यक्तित्व के कारण नहीं जीतेंगे, वो इसलिए जीतेंगे क्योंकि अभी भी लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो कुछ भी है वो एक हिंदू राज्य है वहां पे। तो ये सबसे बड़ा पाप तो ये होता है जब अपनी कमजोरियों की वजह से, अपने नाकारेपन की वजह से जब ये चुनाव, कर्नाटक जैसे महत्वपूर्ण चुनाव हारते हैं, तो ये नहीं हारते हैं। ये अगर इनकी समझ में आ जाता तो एक अच्छी बात हो जाती। ये नहीं हारते, हम सब हारते हैं। मैं 3 दिन तक सोता नहीं है मेरे जैसा आदमी, इतना चिंताग्रस्त होता है कि अब क्या होगा उसके आगे। तो ये जिम्मेदारी अगर बीजेपी के नेताओं के अंदर आ जाए कि आप खुद नहीं हार रहे हैं चुनाव, आपका नाकारापन जो है हिंदू समाज को हरा रहा है, राष्ट्रवादियों को हरा रहा है, संघ के लोगों के अंदर भी ये बात आ जाए कि आप अपना नाकारापन छोड़िए, आप अपना दब्बूपना छोड़िए, खुल के लड़िए। और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। जब सामने वाला खुल के लड़ रहा है कि हिंदुओं को बांटेंगे, भाषा में, राज्य में, सारे पैरोकियल मुद्दे लेके हम इनको बांटेंगे, मुसलमानों को एकजुट करेंगे, और मुसलमान एकजुट है, आप सब कुछ उनको दे दीजिए, फिर भी वो एकजुट रहेंगे। इसके बाद आपको क्या चिंता है? तो आप भी अपने लोगों को एकजुट करिए। ये आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है, आपका उत्तरदायित्व है। सारी जातियों को जोड़िए। ये मान के चलिए मत कि कोई भी जाति जो है मतलब कि आपसे दूर है। हो सकता है अखिलेश यादव सारे यादव वोट देते हो, इसके बाद भी वो हिंदू समाज का अंग है, उनको जोड़ने का काम आपका, जोड़ने की जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व तो आपका है, उसको आप निभाइए। तो ये अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो ये लड़ाई नहीं जीत सकते। देखिए, युद्ध तो है, ये कुरुक्षेत्र चलने वाला है, ये मामला अब रुकने वाला नहीं है। और अगर ये एक योद्धा भाव से नहीं लड़ते हैं, सतर्क होके, सजग होके, सन्नद्ध होके, और अपनी सारी सेना को एक साथ लेते हुए, सबसे विचार विमर्श करते हुए, अपनी रणनीति बनाते हुए अगर ये नहीं लड़ेंगे, तो ये हम सबके लिए समस्या खड़ी करेंगे, इस देश के लिए समस्या खड़ी करेंगे। सारे भारत को तोड़ने वाली ताकतें जो है लगी हुई हैं। इस भारत को अगर बर्बाद करना है, तोड़ना है, तो हिंदू एकता को तोड़ना है। और उसमें आपको लगना है कि हिंदू एकता को बलवती करना है। और जब हिंदू एकता बलवती होगी तो भ्रष्टाचार भी मिटेगा, सब लोग। और फीडबैक, जमीनी फीडबैक, धरातलीय फीडबैक से इनको क्या परहेज है, मेरी समझ में नहीं आता।
चाहे हर राज्य सरकार में लोग बार बार इनको फीडबैक देते हैं, ट्विटर पर फीडबैक देते हैं, सब कुछ देते हैं, लगता है कोई सुनता ही नहीं है उनकी। जी, वहीं से चलूँगा हमारे जो योगी जी को आउट करके जबकि निकाय चुनाव में मोदी जी का और नड्डा जी का कोई आगे बढ़ाना चाहता हूँ, राजेश जी की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने एक बात और ऐड करूंगा, एक मिनट रुके वीरेंद्र जी, एक मिनट रुके, एक बात और ऐड करूंगा इसी में। वही जो बात मैंने कही थी योगी जी की, कर्नाटक में योजनाबद्ध तरीके से साइडलाइन किया गया येदियुरप्पा जी को, और जो विश्लेषण हो रहा है कि साहब ठीक है, सब लोग कह रहे हैं कि साहब वो एक मत थे, लेकिन मैं बताऊं आपको जो 88% बता रही है इनकी पोलिंग, उसने ये बताया है कि 80% थी 2018 में, इस बार 88 हो गई। एक एजेंसी 78% बता रही है, वो कह रही है कि 70% थी 78% हो गई। इसका मतलब है 8% वोट एक्स्ट्रा दिया केवल। तो पहले भी 80 था, अब 88 हो गया, या पहले 70 था 78 हो गया, 8% की बढ़ोतरी हुई। 13% जनसंख्या है, 13 × 8 होता है 1.04%, और कांग्रेस का वोट बढ़ा है 4.88%, मतलब 4.84% वोट और आया है। वो कहां से आया है? लिंगायतों का वोट कम हुआ है बीजेपी का 12%, इसको कोई नहीं देख रहा है। लिंगायतों का वोट क्यों कम हुआ है? देखिए, बीजेपी हारी कहां से? बेंगलोर में बीजेपी ने अप किया है, पोस्टल में भी बीजेपी की भारी मेजॉरिटी है, 13-6, पिछली बार से कम है लेकिन 13-6 है वहां भी। लेकिन वो जो 2 क्षेत्र पिछली बार इन्होंने स्वीप किए थे सेंट्रल कर्नाटक में, 25 में से 21 थे, वहां 25 में से 5 है, और वो येदियुरप्पा का गढ़ है। तो आप किसी को हटा देते हैं अपने फॉर्मूले के हिसाब से कि उसकी उम्र हो गई, तो डोवाल क्यों नहीं हटते हैं? 82 साल के हो गए। ये जो एक फिटिश है कि कोई स्ट्रांग लीडर हो उसको साइडलाइन कर दो, क्योंकि उससे जो है संभवतः मोदी जी के महिमा मंडन पे कोई असर पड़ता है, उसको अधिक क्रेडिट मिल जाता है। वही जो है माइंडसेट हमें इस ट्वीट में देखने को मिल रहा है कि जहां आपका कोई लेश मात्र भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, वहां पर आप जिसका 100% कंट्रीब्यूशन है उसको आप पिक्चर में से हटा देते। जी वीरेंद्र जी, मैं यूपी में बहुत बातें होती थी सोशल इंजीनियरिंग की कि हम साहब जो है समाजवादी पार्टी को टारगेट करने के लिए हम नॉन यादव ओबीसी पे फोकस करेंगे, बहुजन समाज पार्टी को टारगेट करने के लिए हम नॉन जाटों पे फोकस करेंगे। मैंने बहुत लोगों से जानना चाहा, लेकिन मुझे कहीं से स्पष्ट उत्तर नहीं मिला कि कांग्रेस आपके ऊपर नफरत की दुकान का पूरे आत्मविश्वास के साथ राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, और सिद्धारमैया प्लेनली डिविसिव एजेंडा है, अहिंसा का नेटवर्क वो बना रहे हैं, आदिवासी हरिजन मुसलमान का। आपने उसको, भारतीय जनता पार्टी ने सिद्धारमैया के इस सोशल कोalition को काउंटर करने के लिए बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी थी, इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। सारे सूत्रों से हर जगह खटखटाने के बाद कहीं कुछ भी, किसी बीजेपी के नेता की ओर से कुछ भी नहीं आया। तो इससे एक बात और समझ में आई है कि कांग्रेस की तुलना में बीजेपी के पास कर्नाटक की जो सामाजिक राजनीतिक जो उनकी समझ है, जो वहां की सामाजिक संरचना की बीजेपी की जो समझदारी है, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत गंभीर एक फ्लॉ है, एक कमी है, जिसको वो समझ नहीं पाए। और कांग्रेस ने जितना लोकल इश्यू पे वहां फोकस किया उतना बीजेपी ने नहीं किया। नरेंद्र मोदी ये बात कहने से नहीं चूकते थे कि साहब कर्नाटका तो कांग्रेस का नया एटीएम है, नंदनी दूध कर्नाटक का है, अमूल दूध गुजरात का है। एक फर्जी कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई, कांग्रेस लगातार आपके ऊपर हमलावर रही, और खड़गे तक का भी बयान आया कि पूरा आपने रेल बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, अब आप कर्नाटक की नंदनी बेच देंगे। उसको भी कंट्रोवर्सी, फेक कंट्रोवर्सी है। पिछले 8 साल से अमूल कर्नाटक के बाजार में है, लेकिन वो दूध नहीं बेचती है, मिल्क प्रोडक्ट्स बेचती है। ये एक फर्जी जो है
चुनाव के पहले आपके ऊपर हमला हुआ, बीजेपी की ओर से इसको काउंटर करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। और दूसरी बात, जो लोग वहां गए, लखनऊ के कुछ साथी मेरे गए थे, जेपी नड्डा वहां पे रोड शो कर रहे थे, उनकी एक मीटिंग में 200 आदमी नहीं थे। मोदी जी के बाद अगर कोई किसी व्यक्ति की भीड़ में की मीटिंगों में भीड़ आ रही थी, वो केवल योगी आदित्यनाथ की सभाओं में आ रही थी और उनके रोड शो में आ रही थी। लेकिन वहां जेपी नड्डा भी रोड शो कर रहे हैं, इवन अमित शाह की भी पब्लिक मीटिंग में बहुत भीड़ वहां नहीं जुट रही थी। तो जिस तरीके से आपको, लेकिन बीजेपी में इस बात का इत्मीनान है कि साहब जगदीश शेट्टर को हमने टिकट नहीं दिया, वो कांग्रेस में चला गया, वो चुनाव हार गया, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भी आपने टिकट नहीं दिया था, वो तो कांग्रेस से जीत गया। तो और अब बिल्कुल वही होगा जैसा कि जो मुझे लग रहा है, कांग्रेस में हर बड़ी हार के बाद AK एंटोनी कमेटी बनती है, AK एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट आती है, कुछ उसके पोर्शन लीक हो जाते हैं, मामला शांत हो जाता है। अब बीजेपी में भी वही कमेटी कल्चर आने वाला है, मुझे लग रहा है ऐसा, कर्नाटक के चुनाव के बाद। वो जो येदियुरप्पा वाला जो आपने बताया आप संजय जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। येदियुरप्पा जिस व्यक्ति ने बीजेपी को खड़ा किया कर्नाटक के अंदर, उस व्यक्ति को इन्होंने लगातार अपमानित किया है, एक बार नहीं अनेकों बार अपमानित किया है। दिल्ली में बैठे बैठे इन लोगों ने, LK आडवाणी ने उसको अपमानित किया। जिस केस में येदियुरप्पा को रिजाइन करा के फिर गिरफ्तारी कराई गई, वो केस बिल्कुल ही फेक केस था, वो एस्टैब्लिश हो गया। वो हेगड़े साहब का अपना एक शिगुफा चल रहा था कि अगर हम किसी बड़ी मछली को पकड़ लेते हैं तो एक लोकायुक्त के तौर पे जो मेरा नाम हो जाएगा। तो ये जस्टिस हेगड़े को सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए थे वहां पे LK आडवाणी, और उसी दौरान LK आडवाणी ने बनवाया इन्होंने था उसको लोकायुक्त, बताइए, जबरदस्ती और बेमतलब का केस चला के अनायास जो है येदियुरप्पा को इन लोगों ने बदनाम किया कि साहब ये तो भ्रष्ट है। इसके बाद ये चले, उसी को लेके आडवाणी जी जो है अपनी एक कोई रथ यात्रा निकालने वाले थे, जिसको सपोर्ट नहीं किया मोदी ने, तो रथ यात्रा ठप हो गई। तो ये इन लोगों की स्थिति है। और येदियुरप्पा जो है, उम्र की बात आप कर रहे हैं, ये सारी चीजें बात कर रहे हैं, जब आपके सामने जब लक्ष्य है कि राष्ट्र को बचाना है और राष्ट्र को बचाने के लिए प्रदेशों को बचाना है, जिससे कि आपको संबल सपोर्ट मिलता रहे केंद्र के अंदर भी, तो उसमें ये उम्र और ये सारी चीजें कहां से चलती हैं? जो लक्ष्य है उसको पाना है ना। चुनाव है ये, चुनाव जो है इन सब सिद्धांतों पे, ये जो आपने कहा, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया फेटिश, और दूसरे लोग उसको फितूर कहते हैं, तो दुनिया भर के फेटिश से ग्रसित होके अगर केंद्रीय नेतृत्व चलेगा तो कैसे काम चलेगा? इनका एक दूसरा फेटिश वो है कि साहब हम आर्टिकल 356 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सबसे बड़ा फेटिश है। मारे गए कार्यकर्ता, कत्लेआम हो खुलेआम, जो है दुनिया भर का अन्याय अत्याचार हो जाए, लेकिन साहब हम बात भी नहीं करेंगे आर्टिकल 356 की। हम उल्टे ये कह देंगे कि नहीं साहब किसी भी हालत में आर्टिकल 356 नहीं लगेगा, और इसके बाद आप हतोत्साहित करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, जो आपने बंगाल के अंदर किया। तो येदियुरप्पा के साथ तो लगातार अन्याय हुआ है, तो क्यों देंगे वो कलिका? वो देख, वो जो लिंगायत क्यों वोट देंगे? और लिंगायत वोट, और वो तो आपसे, वो तो सबसे नजदीक है, हिंदुत्व से सबसे नजदीक है। आपने देखा नहीं होगा, कन्नड़ फिल्में जो बनती हैं उसके अंदर जो लिंगायत कम्युनिटी से आए हुए जो कन्नड़ स्टार होते हैं, उन सारी फिल्मों में गौ रक्षा और उन सारी की बात करते हैं, खुल के सब बात करते हैं। तो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का जो हिंदू स्वभाव है और चरित्र है, वो लिंगायत एक्टर्स और स्टार्स के कारण है। तो इतना बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है, और आप जो है येदियुरप्पा को नकारते रहे। आप माने ये विचित्र सी मानसिकता है, और उनको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं। आप क्या जानेंगे? कैसे? जमीनी हकीकत तो आपको कहीं नहीं पता है। अगर जमीनी हकीकत पता होती तो बीच चुनावी जंग में आप जो है अपनी दिशा कैसे बदलते? आप अचानक कुछ और बातें क्यों करने लगते हैं? और बार बार ये करते रहे। इसलिए इनको आवश्यकता यह है कि जो जमीनी फीडबैक है उसके ऊपर रिलाई करें। कार्यकर्ता जो इनको फीडबैक दे रहे हैं उसके आधार पर निर्णय करें। एक ये निर्णय। अब देखिए, दूसरा है कि इन लोगों का शिगुफा छूटता है कि साहब सारी पार्टियां अपने चुनावों के कैंडिडेट जो है बहुत पहले अनाउंस कर देती हैं। इनके चुनावों के कैंडिडेट जो है मतलब कि 2 दिन पहले अनाउंस किए जाते हैं। और मेरे मन में ये अंदेशा है, उसका कारण यही हो सकता है क्योंकि इनको लगता है कि अगर मोदी जी की रैली अगर होने वाली है तो अगर 10 लोग जो हैं उस क्षेत्र के अंदर, उन 10 लोगों को एक्टिवेट रखना है, तो 10 को ये आशा दे दो कि तुम लोग अगर भीड़ लेके आओगे और जुटाओगे तो इसके बाद तुम लोगों का टिकट मिलना तय हो जाएगा।
इसलिए शायद वो अनाउंस नहीं करते। नहीं तो आपके पास समस्या क्या है? आप अनाउंस करिए उनके नाम पहले, जिससे कि वो तैयारी करें, अपने क्षेत्र में जाके जो है लगातार कैंपेन करें, सब कुछ करें, ग्राउंड लेवल पे काम करें। ये भी नहीं कर पाते ये लोग। आप वाले जो हैं वो अपना नाम 1 महीने पहले अनाउंस कर देते हैं। इनका नाम लास्ट मोमेंट तक डिसाइड नहीं। हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। कौन सा डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो कर रहे थे? कि सारे नाम दिए गए, उसमें अपने 50 नाम बैठे बैठे प्रधानमंत्री जी ने काट दिए, ना जाने कितनी असेंबलीज को प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, भगवान जाने। कम से कम उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुझे पता है कि उन्हें नहीं पता था। उत्तर प्रदेश का असेंबली चुनाव तो मैं नहीं कहूंगा, असेंबली चुनाव का भी और लोकसभा के चुनाव में भी उनको ये जानकारी नहीं थी ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, किसकी क्या इमेज है, क्या है, कोई जानकारी नहीं थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्पष्ट था। आपसे बात हुई थी हमारी संजय जी, मैंने आपको बताया था, कम से कम बलिया की जो परिस्थिति थी वो मैंने आपको बताया था, बनारस की थोड़ी परिस्थिति की जानकारी आपको दी थी। तो आपको जानकारी ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है वो है नहीं, और आपके इर्द गिर्द जो परिक्रमा की राजनीति करने वाले लोग हैं उनकी बात सुन के आप सारे निर्णय लेते हैं। वो जो एक फ्रॉड पकड़ा गया, क्या नाम बताया था उसका आपने वीरेंद्र जी? संजय राय शेरपुरिया। ये फ्रॉड जो है, हमारे मित्र हैं यहाँ बॉलीवुड में, ये उस फ्रॉड से मिले थे। एक उससे बड़ा है किरण पटेल, एक उससे बड़ा वाला फ्रॉड है किरण पटेल। वो भी जो कश्मीर जो गया था, वो जी कश्मीर, वहां पकड़ा गया था। ये पीएमओ का वो बकायदे पीएमओ का विजिटिंग कार्ड लिए हुए था, एडिशनल डायरेक्टर कैंपेनिंग। ये जो फ्रॉड आप बोल रहे हैं ना, जो गाजीपुर वाला जो फ्रॉड आप बोल रहे हैं, जो राय है, ये फ्रॉड जो है हमारे मित्र हैं, उनसे मिला था कि हम आपका काम करा देंगे, और उन्होंने नक्शा खींचा था, वो कहीं पीएमओ के आसपास में ही बहुत बढ़िया लुटेरेंट्स जोन के बहुत बढ़िया आलिशान मकान में रहता था वो, और वहीं से बैठ के फिक्सिंग विक्सिंग किया करता था, सारे तमाशे किया करता था। तो ये सारे लोग जो हैं, दिल्ली में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है, तो ऐसे सारे फ्रॉड जो है निकल के सामने आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं तो मुझे लग रहा है कि जो जमीनी कार्यकर्ता से की बात न सुन के, ये जो वहां से हैंगर ऑन है, वहां फिर से एक बार उनकी पैठ हो गई है, उन्होंने अपना एक रास्ता बना लिया है और फोटो दिखा के सब उल्टा सीधा काम करते हैं। तो ये थोड़ा सा इन लोगों को करना पड़ेगा कि ये चापलूसी वाला जो है, ये परिक्रमा राजनीति जो है, इसके जो प्रभाव में आते हैं। मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड की जो फिल्म इंडस्ट्री है, संस्कार भारती को लेके मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है कि वहां भी वही परिक्रमा राजनीति होती है। तो उस परिक्रमा राजनीति के अंदर जो गलत शब्द लोगों को आप आगे बढ़ाते हैं। अब ये फिल्म आई है द केरला स्टोरी, इस फिल्म के अंदर 10 कट बताए हैं सीबीएफसी ने। वो कट करने नहीं थे, वो रियलिटी थे। कहीं भी कोई फिल्म बनेगी, अगर आप एक्चुअल फुटेज दिखा रहे हैं तो उसको काटने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि तो एक्चुअल फुटेज है, जिसमें अच्युतानंदन के भाषण को उन्होंने लगाया था और उसको हटा दिया लोगों ने, सीबीएफसी ने उसको कटवा दिया। अब सीबीएफसी में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो एंटी हिंदू फिल्म होगी उसके ऊपर नहीं बहुत ज्यादा कुछ बोलते हैं, लेकिन जो थोड़ी सी प्रो हिंदू फिल्म होगी, जो प्रो राष्ट्रवादी फिल्म होगी, उसके ऊपर दुनिया भर के क्वेश्चन मार्क लगा के बैठ जाते हैं। तो वहां भी कहीं से इसी तरह के लोग बैठे हुए हैं, चापलूस टाइप के लोग, परिक्रमा राजनीति करने वाले लोग। किसी की ब्यूरोक्रेसी में कुछ पैठ है, कहीं कोई एक नेता किसी को जानता है तो उसके हिसाब से जो है परिक्रमा करके वहां बैठे हुए हैं। अब उनके फीडबैक के आधार पर अगर आप अपनी रणनीति बनाएंगे तो थोड़ी आपकी रणनीति काम करने वाली है। और यही परिस्थिति हो रही है कर्नाटक में, हर जगह यह परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस बात को समझ के चले कि जमीनी, या अब ट्विटर पे इतना ज्यादा इनको फीडबैक मिलता है, कभी कभी उसी को रिस्पॉन्ड कर दिया करें, तो उस फीडबैक को कोई देखने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है। आज तो फीडबैक के इतने रास्ते हैं, आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो से नहीं कुछ कराना है, आपका तो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है ट्विटर पे दुनिया भर के इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले लोग बैठे हुए हैं। हम सब लोग कहीं कोई जानकारी मिलती है तो तुरंत पास ऑन करते हैं कि नहीं? कोई घटना घटती है, मान लीजिए कहीं कोई एक लव जिहाद का केस हुआ, तुरंत उसको पास ऑन किया जाता है, सबको टैग कर दिया जाता है। उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही, उसके बाद भी अगर पुलिस के अंदर जो खेल चल रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर सब खेल चल रहे हैं, उसके प्रति सजगता नहीं इनकी आ रही है, तो फिर समस्या है। वो बहुत एक ध्यान देने वाली बात।